तो स्वागत आप सभी का इस खास शो में। डॉक्टर श्यामा मुखर्जी के जमाने से एक देश एक विधान बीजेपी के कोर एजेंडे में शामिल रहा है और एक देश एक विधान की दिशा में एक बड़ा कदम अब उठा लिया गया है। बीजेपी के राज्य उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी की सरकार ने समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी लागू कर दी है। इसके साथ ही उत्तराखंड यूसीसी वाला देश का पहला राज्य बन गया। मगर आजादी के बाद से हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, इसकी चर्चा आगे करेंगे। मगर पहले उत्तराखंड में जो ऐतिहासिक कानून जमीन पर उतरा है उसकी डिटेल में बात होगी, उसकी एक एक बारीकी को आपके सामने रखेंगे। मगर फिलहाल ये जान लीजिए कि केंद्र में करीब 11 सालों से सत्ता में बैठी बीजेपी सरकार अब तक कश्मीर से अनुच्छेद 370 की समाप्ति, अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण का काम पूरा करना और अब उसके एजेंडे में सबसे ऊपर यूसीसी ही है, जिसे उत्तराखंड में लागू करने के बाद इसे बीजेपी का पायलट प्रोजेक्ट कहा जा सकता है, क्योंकि अब धीरे धीरे इसे केंद्र में लाने का भी माहौल बन सकता है। फिलहाल इस ऐतिहासिक राजनीतिक कदम का सबसे बड़ा संकेत यही है कि इसे बीजेपी के दूसरे राज्य भी अपना सकते हैं। जैसे असम सहित देश के कई राज्य उत्तराखंड के यूसीसी एक्ट को एक मॉडल के तौर पर अपनाने का इरादा जता चुके हैं। मगर बाकी राज्य के इस पर आगे बढ़ने के रास्ते में एक रोड़ा है, मुस्लिम पक्ष का विरोध। हालांकि अब तक इस पर जितनी भी बहस हुई है उसमें यह भी आरोप लगाए गए हैं कि बीजेपी इसके जरिए सिर्फ मुसलमानों को निशाने पर लेना चाहती है और यही वजह है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड यूसीसी की मुखालफत करते हुए कह चुकी है कि यह भारत जैसे विशाल देश के लिए सही नहीं है। आरोप यह भी है कि समान नागरिक संहिता संविधान में निहित धर्म के पालन करने के मौलिक अधिकार का हनन है, लेकिन उत्तराखंड में अब यह हकीकत बन चुकी है, जिसका इन आरोपों से कोई संबंध नहीं है, क्योंकि यह सभी धर्मों के लिए एक कानून की बात करता है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास में मुख्य सेवक सदन में कानून की नियमावली और पोर्टल ucc.uk.gov.in का उद्घाटन किया और इसके साथ ही इस छोटे से राज्य में बने इस बड़े कानून ने पूरे देश की निगाहें अपनी ओर खींची हैं। तो उत्तराखंड सरकार ने सभी नागरिकों को समान अधिकार देने के मकसद से समान नागरिक संहिता कानून बनाया है, जो अनुसूचित जनजातियों को छोड़कर पूरे उत्तराखंड राज्य पर लागू होगा। ऐसा संविधान के अनुच्छेद 342 के तहत किया गया है। साथ ही राज्य से बाहर रहने वाले उत्तराखंड के निवासियों पर भी यह लागू होगा। उत्तराखंड यूसीसी में शादी, तलाक, उत्तराधिकार, लिव इन से जुड़े कानून शामिल किए गए हैं। अब यूसीसी लागू होने के बाद उत्तराखंड में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का कानून प्रभावी नहीं रह जाएगा। शादी की उम्र से लेकर तलाक वसीयत तक सभी धर्मों के लिए एक कानून होगा। सुनिए इस मौके पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने क्या कहा। इसी क्षण से उत्तराखंड राज्य के समस्त नागरिकों के संवैधानिक और नागरिक अधिकार एक समान हो गए हैं और इसी क्षण से सभी धर्म की महिलाओं को समान अधिकार प्राप्त हो गए हैं। जो हम बार बार कहते थे कि देश की आधी आबादी का ये पूरा कानून है, तो ये पूरा कानून देवभूमि उत्तराखंड में लागू हो गया है। आपको बता दें कि उत्तराखंड के यूसीसी कानून बनने से पहले कई देशों में पहले से मौजूद यूसीसी का अध्ययन भी किया गया। यूसीसी कानून बनाने के लिए सऊदी अरब, तुर्की, इंडोनेशिया, नेपाल, फ्रांस, अजरबैजान, जर्मनी, जापान और कनाडा के यूसीसी कानूनों का अध्ययन हुआ। अब उत्तराखंड में कैसे यूसीसी कानून ने सफर तय किया, इसे भी समझिए। 27 मई 2022 को एक्सपर्ट कमेटी का गठन किया गया था। 2 फरवरी 2024 को डिटेल रिपोर्ट इसको लेकर के पेश कर दी गई। 8 फरवरी 2024 को विधानसभा से अधिनियम पास हो गया। 8 मार्च 2024 को अधिनियम को राष्ट्रपति की अनुमति भी मिल गई और 12 मार्च 2024 को यूसीसी उत्तराखंड अधिनियम 2024 का ऐलान कर दिया गया। 18 अक्टूबर 2024 को यूसीसी की नियमावली भी रिलीज कर दी गई। 27 जनवरी 2025 उत्तराखंड में यूसीसी को यानी कि आज के दिन लागू कर दिया गया। आज जब ये लागू हो गया तो धामी सरकार ने इसकी पूरी तैयारी की है ताकि आम लोगों को इसमें रजिस्ट्रेशन करवाने और तमाम दूसरी जानकारियां हासिल करने में कोई परेशानी न हो। इसके लिए ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया गया है ucc.uk.gov.in। इसी नाम से ये पोर्टल आया है। कानून लागू करने के लिए हर जिले में नोडल ऑफिसर नियुक्त होंगे।
हेल्प डेस्क नंबर होगा 1800-180-2525। इसके जरिए आप कोई भी जानकारी ले सकते हैं। जागरूकता अभियान चलाने के लिए शॉर्ट वीडियोस और बुकलेट्स भी जारी किए गए हैं ताकि लोगों को यूसीसी के बारे में बखूबी जानकारी मिल सके। तो आज से उत्तराखंड में सभी धर्मों के लिए एक समान कानून लागू हो चुका है और इसी मुद्दे पर यूसीसी ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्य और नियमावली समिति के चेयरमैन शत्रुघ्न सिन्हा से हमारे संवाददाता प्रवीण कुमार ने बात भी की। सुनिए क्या कहा। समान नागरिक संहिता बनाए जाने के पीछे मूल उद्देश्य ये था कि फैमिली लॉज में और विशेष रूप से जो संहिता बनाई गई उसमें शादी विवाह विच्छेद, लिव इन रिलेशनशिप और सक्सेशन के मामलों में धर्म, जाति, वर्ग, संप्रदाय इत्यादि से ऊपर उठकर सबके लिए समान रूप के कानून बनाए जाए। आज से वो कानून प्रदेश में लागू हो गया है, जिसमें मुख्य रूप से यह कोशिश की गई है कि जो पारंपरिक रूप से हमारे जो नियम कायदे कानून थे उसमें महिलाओं के अधिकारों को कमतर रखा गया था पुरुषों की तुलना में। अब समाज जागृत हो चुका है, बदलाव आ चुके हैं, उसके अनुरूप इसके तहत महिलाओं के अधिकारों को पुरुषों के अधिकारों के बराबर रखा गया है, उनके कुछ विशेष अधिकार को संरक्षित भी किया गया है। तो जहाँ तक कि मुस्लिम समुदाय के शरीयत की बात है, ये सही है कि शरीयत की जो विभिन्न व्यवस्थाएं हैं उसको ओवरराइड करेगा यूसीसी, लेकिन प्रश्न ये है कि ऐसा करते समय क्या शरीयत के अंतर्गत जो उनके विवाह होते हैं, जैसे विवाह का मामला लीजिए, विवाह जिस धार्मिक अनुष्ठान के अंतर्गत किए जाते हैं शरीयत के अंतर्गत, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है, रजिस्ट्रीकरण अनिवार्य किया गया है। आप सुन रहे थे शत्रुघ्न सिंह जो कि ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर थे, चीफ थे, और उन्होंने समझाया कि क्या फर्क पड़ेगा और कहां पर फर्क नहीं पड़ेगा, जिसको लेकर के सबसे बड़ी जो आशंका थी। चलिए इसको विस्तार से समझते हैं। मेरे साथ संविधान विशेषज्ञ डॉक्टर डी.के. दुबे साहब जुड़ चुके हैं, जो सीनियर वकील भी हैं सुप्रीम कोर्ट के। बहुत बहुत स्वागत है दुबे जी आपका लाइव टाइम्स पर। सबसे पहले तो हमें यह समझाएं कि इसको लेकर के जो बहुत तरह की बातें, ये एक राजनीतिक मुद्दा भी रहा है, अभी भी विरोध की आवाजें आ रही हैं कि भारत जैसे देश में जहां पर कई तरह के संप्रदाय के लोग रहते हैं, कई इलाके के लोग रहते हैं, वहां पर एक देश एक विधान लागू करना मुमकिन ही नहीं है। आपको क्या लगता है कानूनी तौर पर क्या ऐसी अड़चनें आ सकती हैं? देखिए, कोई अड़चन इसमें नहीं आने वाली। अड़चन इसलिए नहीं आने वाली है क्योंकि जिस समय कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम हो रहा था उसी समय ये मैंडेट आया था कि भाई हिंदुस्तान के अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होगा, और ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज में है, राष्ट्र के नीति निर्देशक तत्वों में है कि नीति बनाते समय देश में एक कानून बनाया जाएगा। देश सेकुलर है तो कानून सेकुलर होगा। अब किसी की कोई प्रैक्टिस है तो वो प्रैक्टिस उसकी संरक्षित है, लेकिन अगर कहीं डिस्प्यूट पैदा होता है तो ऐसी परिस्थिति में वो जब कोर्ट जाएगा तो उसके हाथ में कानून होना चाहिए, किस कानून के तहत जाएगा। इसलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड तो मैंडेट था। दूसरी बात यह है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कई एक बार कह चुका है और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच भी ये बात स्ट्रक्चर पास कर चुकी है, जिसमें ये कहा जा रहा था, हर बार कहा जा रहा था कि भाई आप पूरे देश में एक कानून लागू क्यों नहीं करते? क्रिमिनल के एक कानून है तो सिविल के भी एक कानून लागू क्यों नहीं करते? देश में जो डिस्क्रिपेंसीज हैं उनको खत्म क्यों नहीं करते? ये बात को लेकर सरकारों के ऊपर लगातार दबाव रहा है कि भारतवर्ष में एक कानून होना चाहिए, भारतवर्ष में प्रत्येक नागरिक को एक व्यवस्था के तहत लाना चाहिए। हाँ, जो लोकल प्रैक्टिसेस हैं, लोकल प्रैक्टिसेस से मतलब विवाह का जो प्रकार है तो वो आपका संरक्षित है। इसलिए इस कानून में भी ये बात कही गई है कि आपके कस्टम के अनुसार, आपकी प्रैक्टिसेस के अनुसार जो भी विवाह की रीति है, लेकिन उसमें आयु निर्धारण कर दिया गया है कि भाई सबके ऊपर 21 और 18 का नियम लागू होगा। प्रोहिबिटेड रिलेशन, अब प्रोहिबिटेड रिलेशन हिंदुओं में, मैं इसको और डिटेल में समझूंगा आपसे दुबे जी। मेरे साथ एक और मेहमान जुड़ गए हैं, मौलाना साजिद रशीदी साहब, जो कि ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं। मौलाना साहब, तो फिर अगर कानून के जानकार कह रहे हैं कि किसी तरह का अड़चन नहीं, तो फिर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का अड़ंगा क्यों? देखिए, कानून के जानकारों को यह भी जानकारी शायद होगी कि संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपनी तकरीर में ये कहा था कि ये स्टेट सब्जेक्ट जरूर है लेकिन थोपा नहीं जा सकता। अगर आप कॉमन सिविल कोड लाना चाहते हैं तो जितने भी आपके स्टेट में
धर्म को मानने वाले लोग हैं, जितने भी मजहब हैं आपके स्टेट में, उन तमाम के जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं उनको बुलाइए, उनसे बात को समझिए, समझने के बाद विचार विमर्श करने के बाद इस पर बात की जा सकती है। ऐतराज क्या है ऐसे आपका? नहीं कि आप आए। हेलो जी रशीदी साहब, ऐतराज क्या है आपका? नहीं, ऐतराज ये है कि संविधान ने हमें सिर्फ 3 चीजें दी हैं। मैं एज ए मुस्लिम बात कर रहा हूं। मुसलमानों को सिर्फ 3 चीजें दी हैं, निकाह, तलाक और वरासत। कि निकाह जो है आप अपने हिसाब से कर सकते हो, जो शरीयत में है, 1 है, 2 है, 4 है, या आप तलाक अपने हिसाब से दे सकते हो, जो भी आपका शरीयत में तरीका है। माल की जो तकसीम है मरने के बाद में, वो शरीयत की रूह से होगी। ये 3 चीजें सिर्फ हमारे पास हैं। इसके अलावा तो सारे कानून बराबर हैं। ठीक है, आप अगर उनमें भी छेड़छाड़ करोगे तो फिर संविधान कहां है? सवाल यही है रशीदी साहब, संविधान की अनदेखी क्यों हो रही है? बिल्कुल। तो उत्तराखंड में यूसीसी लागू किया जा चुका है। आपको अब इस कानून के नियमों की डिटेल में जानकारी भी देते हैं, हर बड़े पॉइंट, जिससे वाकई कहा जा सकता है कि उत्तराखंड यानी कि देवों की भूमि में धर्म की दीवार गिरा दी गई है। तो पहला प्रावधान है, पहला, सभी धर्मों के लोगों के लिए शादी की एक उम्र तय की गई है। लड़कों के लिए शादी की उम्र कम से कम 21 साल होनी चाहिए, जबकि लड़कियों के लिए शादी की उम्र कम से कम 18 साल। मुस्लिम लड़कियों का निकाह भी 18 साल से पहले नहीं हो सकता। दूसरा, विवाह के 6 महीने के भीतर सबको रजिस्ट्रेशन कराना ही होगा। 27 मार्च 2010 के बाद भी हर शादी का रजिस्ट्रेशन जरूरी कर दिया गया है। विवाह के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की भी सुविधा है। तीसरा है, लिव इन रिलेशनशिप का भी रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होगा। लिव इन रिलेशनशिप के लिए माता पिता की अनुमति जरूरी होगी। रजिस्ट्रार के सामने रिश्ते की घोषणा करनी होगी। रिश्ता खत्म करने के बाद भी रजिस्ट्रार को बताना होगा। साथ ही लिव इन रिलेशन से पैदा हुए बच्चे को वैध माना जाएगा। इतना ही नहीं, लिव इन रिलेशन टूटने पर महिला गुजारा भत्ते की मांग भी कर सकती है, लेकिन बिना सूचना दिए 1 महीने से ज्यादा लिव इन में रहने पर 10,000 रुपए का जुर्माना भी लग सकता है। चौथा है, इस्लाम में प्रचलित प्रथा हलाला पर रोक लगा दी गई है। साथ ही इस्लाम की प्रथा बहुविवाह पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। पांचवां, शादी की इस तरह तलाक के लिए भी रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होगा। तलाक के लिए रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन कराने की सुविधा दी गई है। और आगे बढ़ने से पहले देखिए कि इन तमाम प्रावधान की वजह से ही मुस्लिम नेता यूसीसी का विरोध कर रहे हैं। उसको लगता है कि हमारा जो देश है, यहाँ जो विभिन्न संप्रदाय के लोग हैं, संविधान के प्रति और अपने पुरखों के प्रति बड़े संवेदनशील हैं। मतलब वो लगता है कि समझते हैं कि साहब हमारा उन्मादी राजनीति बहुत दिन चलेगा। उन्मादी राजनीति ज्यादा दिन नहीं चलता है, बुलबुल्ला के तरह आता है फिर फुस हो जाता है। तो ये फुस हो जाएंगे ये काम करके। हमारा कंट्री जो है वो डाइवर्सिटीज का कंट्री है। रिलीजियस डाइवर्सिटीज, कल्चरल डाइवर्सिटीज, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटीज, कास्ट की डाइवर्सिटी है। तो यहाँ पे कोई एक समान कानून नहीं बन सकता है, खास तौर से शादी ब्याह के मामले में। इवन हिंदू कोड बिल जो है हमारे यहाँ, वो भी समान नागरिक कानून नहीं है हिंदुओं पे, उसमें बहुत सारे एग्जेम्पशंस हैं। तो ये जो यूसीसी का जो वो है, और फिर देखिए आर्टिकल 44 जो कॉन्स्टिट्यूशन में है, वो ये बात कहता है कि जब तक कि सबके दरमियान इत्तेफाक राय न पैदा हो जाए, एक्सेप्ट ना करें सब लोग, तब तक कि वो कानून नहीं लाना चाहिए। मुसलमान तो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, आप कैसा ला रहे हैं? या तो मुसलमानों को एग्जाम कीजिए उस कानून से। तो ये जो कानून लाया जा रहा है, जो उत्तराखंड में लाया गया है, वो कानून कई एतबार से गलत है। वो सिर्फ मुसलमानों को नहीं, पूरी हिंदू कम्युनिटी को रिजेक्ट करना चाहिए। अब दोबारा से नियमों पर आगे बढ़ते हैं और बाकी बचे नियमों को देखिए। छठा नियम है कि सभी धर्मों के लिए संपत्ति की वसीयत का एक ही नियम तय किया गया है। मुस्लिम, ईसाई और पारसी समुदाय के लिए पहले अलग अलग नियम थे, लेकिन अब वसीयत पर सभी के लिए एक समान नियम लागू होंगे। सातवां है, अपने धर्म के बाहर गोद लेने का अधिकार नहीं होगा। मतलब यह भी कि सभी धर्मों में बच्चों को गोद लेने का अधिकार होगा, लेकिन दूसरे धर्म के बच्चों को गोद लेने का अधिकार नहीं होगा। आठवां है, संपत्ति के अधिकार में बेटा और बेटियों में कोई भेदभाव नहीं होगा। इस नियम के तहत सभी धर्म और समुदायों में बेटी को भी संपत्ति का अधिकार मिलेगा। इसका मतलब लिव इन रिश्तों से जन्मे बच्चों को भी संपत्ति में बराबर का हक होगा। नौवां नियम है, माता पिता को भी संपत्ति में अधिकार मिलेगा। किसी भी व्यक्ति की मृत्यु के बाद संपत्ति पर विवाद खत्म करने की मंशा, मृतक की संपत्ति पर
पत्नी, बच्चों और माँ बाप को भी संपत्ति पर समान अधिकार दिया गया है। शादियों और लिव इन रिलेशन का पंजीकरण करने के लिए उत्तराखंड सरकार ने एक जो वेबसाइट लॉन्च किया है, उस पर 500 रुपए की फीस देकर के लिव इन रिलेशन का रजिस्ट्रेशन कराया जा सकता है। यहाँ रजिस्ट्रेशन कराने के लिए सबसे पहले आपको वेबसाइट ucc.uk.gov.in पर एक अकाउंट खोलना पड़ेगा। फिर इसी वेबसाइट के जरिए जरूरी दस्तावेजों की जानकारी मिल जाएगी। वो दस्तावेज सबमिट कर आपको 15 दिनों के भीतर लिव इन को रजिस्टर कराना पड़ेगा। तो ये सब तो नियमों की बात हुई, लेकिन अब देखिए इसमें राजनीतिक तौर पर क्या बयानबाजियां हो रही हैं। मगर उससे पहले आपको याद दिला दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2023 में सबसे पहली बार 27 जून को मेरा बूथ सबसे मजबूत जनसभा के दौरान भोपाल में इस पर बयान दिया था। तब मोदी ने सवाल किया था कि देश में दो तरह के कानून क्यों होने चाहिए। सुनिए। कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर ऐसे लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। आप मुझे बताइए, एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा? क्या कभी भी चल पाएगा क्या? फिर ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? डॉक्टर डी.के. दुबे मेरे साथ हैं, सीनियर वकील और सुप्रीम कोर्ट के और संविधान के जानकार, साथ ही ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी साहब भी हैं। रशीदी साहब ने कुछ सवाल उठाए थे, आपने दुबे जी सुने होंगे। उनको लगता है कि इसी पर दखलंदाजी है, जो 2-3 चीजें हैं शादी से लेकर के और संपत्ति के बारे में। क्या ऐसा है? देखिए, ऐसा है कि मैंने जैसे रशीदी साहब कह रहे थे कि संविधान सभा में ये आर्टिकल एक्चुअली 35 था ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन का, और उससे पहले ये इक्वलिटी बिफोर लॉ का कानून था जो फंडामेंटल राइट्स के हिस्से में आता है। मुस्लिम सदस्यों ने विरोध किया है और विरोध करके उन्होंने कहा कि भाई ये हमारे रिलीजन में इंटरवेंशन है। उस समय संविधान सभा ने इस बात को स्वीकार किया कि भाई अभी अभी चूंकि पार्टीशन हुआ है, इसलिए एक साथ इसको लागू नहीं किया जा सकता, थोड़ा सा समय मिलना चाहिए, इसके बाद इसको लागू करना है। तो आर्टिकल 35 जिसकी डिबेट नवंबर 1948 23 नवंबर 1948 को उसकी डिबेट हुई, उस डिबेट में इस बात को स्वीकार किया गया है कि स्टेट की, राज्य की ये जिम्मेदारी होगी कि वो यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करेगा। डॉक्टर अंबेडकर ने तो यहां तक उस समय डिफेंड करते हुए कहा था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड कोई नई चीज नहीं है, कॉमन सिविल कोड पहले से भारत में था। ये कॉमन सिविल कोड का ही दूसरा रूप है जिसमें चीजें कुछ बढ़ गई हैं। ये कोई नई चीज नहीं है कि इसको लागू करना बहुत मुश्किल काम हो जाए। इसलिए इसको राज्य की जिम्मेदारी होगी कि राज्य समय आने पर, उचित समय आने पर इसको पास कर ले और पास करके सभी नागरिकों को एक कानून के साथ लाए। जहां तक मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान के अंदर अगर सभी कम्युनिटियों को एक ही कानून से गवर्न किया जाएगा तो मुझे लगता है ये कन्फ्लिक्टिंग पॉइंट ही खत्म हो जाएगा। रशीदी साहब, क्रिमिनल लॉस तो लागू है नहीं, सीधे सीधे क्रिमिनल लॉ सारे लागू हैं, तो सिविल लॉस में ये डिस्क्रिपेंसी है वो भी खत्म हो सकती है। दुबे जी, आप कह रहे थे अम्बेडकर साहब का आप जिक्र कर रहे थे, भीमराव अम्बेडकर जी का, लेकिन यहां तो उन्होंने ही कहा था कि इसको लागू करना है, अभी थोड़ा सा वक्त दे दीजिए, धीरे धीरे इसको लागू किया जाएगा। और कितना वक्त? 75 साल तो गुजर गए। मैं यही कह रहा हूं कि देखिए उस समय लागू ये साजिद रशीदी साहब से मेरा सवाल था दुबे जी। देखिए अजय भाई, एक चीज को समझिए, इसमें 2 चीजें हैं, 2 पॉइंट थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के उस वक्त में। एक तो ये था कि ये स्टेट सब्जेक्ट जरूर है लेकिन थोपा नहीं जाएगा। ये बाकायदा लिखा हुआ कि थोपा नहीं जाएगा। थोपा नहीं जाएगा का मतलब है इस पर विचार विमर्श किया जाएगा और लोगों से राय ली जाएगी। तो हम ये कहते हैं, लोग थोपने से पहले विचार विमर्श कीजिए। जितने भी आपके स्टेट में जितने भी धर्म को मानने वाले लोग हैं, सिख हैं, जैनी हैं, पारसी हैं, ईसाई हैं, बुद्धिस्ट हैं, उन तमाम लोगों से राय तो ले लीजिए। वो कॉमन सिविल कोड चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? आपने अपने तौर से एक कॉमन सिविल कोड का मसवदा बनाया और आपने उसको पास करके तय कर दिया। ये तो आपकी राय क्या है? अम्बेडकर ने कहीं नहीं कहा, ये भीमराव अम्बेडकर जी ने कहीं नहीं कहा संविधान सभा में, ये कहा कि थोपा नहीं जाएगा। चलिए, यानी कि विरोध अभी भी बरकरार है साफ तौर पे, जो साजिद रशीदी साहब कह रहे हैं कि अभी भी कहीं ना कहीं विरोध बरकरार है। लेकिन दुबे जी का कहना है कि कानूनी तौर पर, संवैधानिक तौर पर
कहीं इससे अड़चन पैदा होने की गुंजाइश नहीं है, मगर फिर भी अभी विरोध है। देखना होगा कि आगे ये कौन सा रुख लेता है। बहुत बहुत धन्यवाद दुबे जी, रशीदी साहब, आप दोनों का लाइव टाइम्स के साथ जुड़ने के लिए। तो इस कानून को अमली जामा पहनाया जा चुका है। बीजेपी के नेता भी बढ़ चढ़कर बयानबाजी कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष इसे दिखावा भी बता रहा है। देखिए, लोकतंत्र में असहमति का अधिकार सबको ही को होता है। नीतीश जी ने खुद चिट्ठी लिख के कहा है कि इस पर एक व्यापक चर्चा होनी चाहिए। उत्तराखंड में जो गगोई कमेटी बनी थी, उन्होंने 20 लाख लोगों से डायरेक्ट सुझाव लिए, 2.5 लाख लोगों से सीधा संवाद किया और सब कुछ करने के बाद एक पायलट प्रोजेक्ट की तरह इसको लागू किया गया है। यूसीसी है क्या? यूसीसी हमारे संविधान का हिस्सा है। हमारे संविधान निर्माताओं की परिकल्पना में यूसीसी था और इसलिए इसको अब समय आ गया है कि लागू किया जाए। और एक पायलट प्रोजेक्ट के तहत इसको उत्तराखंड सरकार ने लागू किया। इसके लिए पुष्कर सिंह धामी को बहुत बहुत बधाई। उसका स्वागत करते हैं और ये बहुत साहसिक कदम उठाया है। एक देश एक कानून, ये होना ही चाहिए। यूसीसी एक ऐसा इन्होंने हथकंडा अपनाया है लोगों को आपस में डिवाइड करने का। इस देश की विविधता हमारी संपत्ति है। इसी संपत्ति की वजह से हिंदुस्तान भारतवर्ष का निर्माण हुआ है। सिर्फ हिंदू मुसलमान का मसला नहीं है जो लोग इसको मिस्टेक करते हैं। छोटे छोटे समुदाय हैं जिनकी आबादी बहुत नहीं है, उनके अपने रस्म और रिवाज है। इनइक्वालिटी को एड्रेस करना सबसे ज्यादा जरूरी है, असमानता को। ये जो यूनिफॉर्मिटी का एक ब्रश लेकर के आप चाहते हैं कि सब कुछ पेंट कर दें, इट वोंट वर्क। ये जितनी जल्दी समझ लें बेहतर है। तो विपक्ष ये भी सवाल उठा रहा है कि बीजेपी चाहे जितनी शेखी बघार ले, लेकिन दिल्ली से पटना तक उसके मुख्य सहयोगी जेडीयू ही उसके साथ नहीं है। अब जेडीयू का बयान और नीतीश की तारीफ करते हुए आरजेडी के बयान को भी एक साथ सुन लीजिए। एक राज्य के अधिकार क्षेत्र का मामला है। राज्य सरकार ने समान नागरिक संहिता लागू करने की बात कही है, लेकिन देश डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान सभा में लंबे बहस के बाद विविधता में एकता हमारा मूल मंत्र है। देश की परंपराएं, देश के अंदर में खान पान, रहन सहन, तो समान नागरिक संहिता एक ऐसा महत्वपूर्ण और संवेदनशील मसला है जिसमें तमाम स्टेक होल्डर का विश्वास चाहिए। कश्मीर से कन्याकुमारी तक देश में विविधताएं भरी हुई है, तो ऐसी स्थिति में एक कानून के दायरे में लाया जाना, इस पर गहन विमर्श की जरूरत है। और हमारी उम्मीद है कि देश इस संवेदनशील सवाल पर जरूर विमर्श की गुंजाइश को बरकरार रखेगा। तो कितनों किसी भी तरह का फिसलन आ जाएगा, मगर जो संविधान है, संविधान के प्रतिकूल आचरण हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कभी नहीं कर सकते। मैं अब भी इस बात पे मैं श्योर हूँ कि राजपाट के लिए कोई कहीं भी मैं दाएं बाएं करे, मगर उनका सृजन, राजनीतिक सृजन जहाँ से हुआ है, वो कभी इस बात के हिमायती नहीं होंगे। अब आखिर में मैं आपको गोवा की कहानी भी बता देता हूं। अगर गोवा में यूसीसी पहले से लागू है तो फिर उत्तराखंड को क्यों यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य कहा जा रहा है? तो असल में इसमें बारीकी यह है कि उत्तराखंड आज़ादी के बाद यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य है, जबकि गोवा में 1867 से ही यूसीसी लागू है। क्योंकि गोवा के इतिहास पर नजर डालें तो यहाँ साल 1510 से ही पुर्तगालियों का कब्जा रहा, कुल 451 सालों तक। और इसी दौरान गोवा में 1867 में पुर्तगाल ने अपने कानून यूसीसी को लागू कर दिया था, लेकिन 19 दिसंबर 1961 को गोवा के तत्कालीन पुर्तगाली गवर्नर वास्लो डे सिल्वा ने भारत के सामने आत्मसमर्पण कर दिया और इस तरह 1961 में गोवा भारत का हिस्सा बन गया। हालांकि गोवा में पुर्तगाली शासन तो खत्म हो गया, लेकिन पुर्तगाली शासन का समान नागरिक संहिता कानून खत्म नहीं हुआ और इस तरह राज्य में अब भी पुर्तगाली शासन के समय से चला आ रहा पुर्तगाली सिविल कोड, जो अब गोवा सिविल कोड कहलाता है, वो लागू है।